लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर में। आज हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व। आप सबने व्यक्तित्व के बारे में सुना है। आज हम समझेंगे व्यक्तित्व क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे व्यक्तित्व की धारणाएं। प्राय लोगों को आपने सुना है कि फला व्यक्ति सुंदर है, उसका वो शारीरिक रूप से आकर्षक है या उसका व्यवहार अच्छा है। इस प्रकार से बहुत सारी धारणाएं व्यक्तित्व के विषय में लगाई जाती हैं। प्राय लोग व्यक्ति के शारीरिक रंग रूप आकार के को देखकर ही व्यक्तित्व के बारे में समझ लेते हैं या व्यक्तित्व के बारे में अपने प्रयास लगाने लगते हैं। किंतु मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ काफी व्यापक है। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द से हुई है। यह पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है जो यूनानी मतलब ग्रीक भाषा के परसोना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। परसोना का शाब्दिक अर्थ होता है नकाब, जिसे आप मास्क कहते हैं। प्राचीन काल में यूनान के लोग रंगमंच में विभिन्न प्रकार के मुखौटे पहनकर, कोई नर्तक का, कोई दासी का, कोई राजा का, इस प्रकार के मुकुट पहनकर या इस प्रकार की वेशभूषा बनाकर रंगमंच पर उनके अभिनय करते थे, उनका प्रदर्शन करते थे, जिससे वह एक प्रकार के व्यक्तित्व का प्रदर्शन करने का प्रयास करते थे। दूसरा है व्यक्तित्व का अर्थ। ये तो हो गई व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति। दूसरा है व्यक्तित्व का अर्थ। व्यक्तित्व का सामान्यतया व्यक्ति के शारीरिक मानसिक ही नहीं अपितु उसके सामाजिक गुणों से भी आशय लगाया जाता है। किंतु व्यक्तित्व को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। व्यक्तित्व के अर्थ को समझने के लिए हमें कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। जिससे पहले है, सबसे पहली परिभाषा है आलपोर्ट के अनुसार। लगभग 49 परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद आलपोर्ट महोदय ने व्यक्तित्व की अपनी परिभाषा दी, जिसके द्वारा व्यक्तित्व के अर्थ को समझने में हमें काफी सहायता मिलती है। आलपोर्ट ने लिखा है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उनका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। इस परिभाषा में व्यक्ति की अवस्थाओं, मानसिक, शारीरिक और उसके पर्यावरण के साथ जो उसका सामंजस्य है, उसका एडजस्टमेंट है, उसको व्यक्त करते हुए व्यक्तित्व को बताने का प्रयास किया गया है। दूसरी परिभाषा है गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड महोदय ने कहा है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। मतलब व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति के विभिन्न गुण आ जाते हैं। इसके बाद एक परिभाषा वाटसन ने दी है। उन्होंने कहा, व्यक्तित्व वह सब कुछ है जो हम करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व के शील गुण। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे शील गुण क्या होते हैं। तो व्यक्तित्व में शील गुण से आशय है व्यक्तित्व में वह सारी विशेषताएं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। इन शील गुणों के के विषय में गैरेट महोदय ने उल्लेख किए हैं। उन्होंने लगभग 18,000 शील गुणों के बारे में उल्लेख किया है। किंतु यहाँ पर हम कुछ मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, कुछ मुख्य शील गुणों विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है आत्मचेतना। आत्मचेतना मनुष्य का पहला गुण है, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं समझता है या स्वयं के बारे में नहीं समझता है, तब तक उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। सबसे पहले व्यक्ति समझना चाहिए वह कौन है, उसका जन्म क्यों हुआ है, उसका कार्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। ये सब आत्मचेतना के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है सामाजिकता। सामाजिकता व्यक्तित्व का एक प्रभावशाली गुण है, क्योंकि वही व्यक्ति प्रभावशाली होता है जो सामाजिक होता है। दूसरा है अभियोजनशीलता। अभियोजनशीलता से मतलब यह है कि हम जहां पर भी हैं उस वातावरण से हमको सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, वहां पर हमें एडजस्ट करना चाहिए। इसके बाद है प्रबल संकल्प शक्ति। प्रबल संकल्प शक्ति को हम दृढ़ इच्छा शक्ति के नाम से भी जानते हैं, इसे आप विल पावर कहते हैं। उसी व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है जिसकी प्रबल संकल्प शक्ति हो किसी भी कार्य को करने की। इसके बाद है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य।
व्यक्तित्व की विशेषता है उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। व्यक्तित्व का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जब तक वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता तब तक उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होता। इसके साथ एकता व एकीकरण, एकता में एकीकरण की भावना व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। उसके बाद है विकास की निरंतरता। एक व्यक्ति का विकास निरंतर होना चाहिए। यदि उसका विकास अवरुद्ध होता है तो उसका व्यक्तित्व प्रभावित हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व के पहलू। व्यक्तित्व के पहलुओं के बारे में बात करें तो गैरेट महोदय ने व्यक्तित्व की मुख्यतः 3 पहलुओं के बारे में बात की है। पहला है क्रियात्मक पहलू, दूसरा है सामाजिक पहलू और तीसरा है कारण संबंधी पहलू। क्रियात्मक पहलू के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि इसका संबंध व्यक्ति उन क्रियाओं से है इसमें भावुकता, शांति आदि की बात की जाती है। इसके बाद है सामाजिक पहलू। सामाजिक पहलू के अंतर्गत व्यक्ति के उन सामाजिक कार्यों की बात की जाती है जिससे वह समाज में एक अच्छा स्थान व्यक्त करता है। इसके बाद कारण संबंधी पहलू। कारण संबंधी पहलू वह पहलू होते हैं जिनके माध्यम से वह किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। अब हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में यदि हम बात करें तो मुख्यतः व्यक्तित्व के 3 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। पहला है शरीर रचना प्रकार, दूसरा है समाजशास्त्री प्रकार, तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रकार। शरीर रचना प्रकार में क्रेचमर और शेल्डन इन्होंने अपने वर्गीकरण व्यक्त किए हैं। क्रेचमर ने सुडौलकाय, लंबकाय, गोलकाय और डेसेप्लास्टिक 4 प्रकार के प्रकारों का उल्लेख किया है। सुडौलकाय ऐसे व्यक्ति जो खेलने में अच्छे होते हैं, जो जिनके शारीरिक रूप से सुडौल होते हैं, सुडौलकाय कहलाते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं। दूसरे होते हैं लंबकाय, जिनकी लंबाई काफी होती है और ये ज्यादातर हंसमुख होते हैं, लंबकाय होते हैं। दूसरा है गोलकाय, ऐसे व्यक्ति जो गोल मटोल होते हैं, खाने पीने में ज्यादा शौकीन होते हैं, गोलकाय कहलाते हैं। इसी प्रकार शेल्डन के अनुसार गोलकाय, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार की रचना की गई है। यह शरीर रचना के आधार पर है, किंतु भारत में शरीर रचना प्रकार उतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस वर्गीकरण को जो है पूरी तरह से व्यक्त करना आसान नहीं है, क्योंकि भारत में विभिन्न वर्गीकरण कुछ ज्यादा ही है। इसके बाद है समाजशास्त्री प्रकार। समाजशास्त्री प्रकार में सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक तथा कलात्मक प्रकारों का उल्लेख किया गया है। इसमें सैद्धांतिक का मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति व्यवहारों की अपेक्षा सिद्धांतों को अधिक महत्व देते हैं। दूसरा है आर्थिक। आर्थिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अर्थ को अधिक महत्व देते हैं। वह हर कार्य में पैसे को महत्व देते हैं और पैसे को ध्यान में रखकर, अर्थ को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेते हैं। तीसरा है धार्मिक। ऐसे व्यक्ति जो धर्म को अधिक महत्व देते हैं और धर्म के मार्ग पर ही आगे बढ़ते हैं। इसके बाद राजनैतिक। इसके अंतर्गत वह व्यक्ति आते हैं जो महत्वाकांक्षी होते हैं, सत्ता और विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक सुखों के लिए कार्य करते हैं। इसके बाद सामाजिक। सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति वह होते हैं जो सामाजिक कार्यों में अग्रणी होते हैं। वह परोपकार, दया और सहानुभूति को लेकर आगे बढ़ते हैं तथा समाज में सहयोग की भावना लाते हैं। इसके बाद कलात्मक। ऐसे व्यक्ति जो विभिन्न कलाओं से युक्त हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में अपनी कला के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, वह कलात्मक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक प्रकार। जुंग महोदय ने मनोवैज्ञानिक प्रकारों का उल्लेख किया है, जिसमें एक है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी। इसके बाद उनके अनुयायियों ने तीसरे प्रकार का भी उल्लेख किया है, उसमें जोड़ दिया है, उसे कहते हैं उभयमुखी। अंतर्मुखी से आशय है ऐसे व्यक्ति जो ज्यादातर एकांत में रहना पसंद करते हैं, दूसरों से कम बात करते हैं, दूसरों से कम मिलते जुलते हैं, वह अंतर्मुखी कहलाते हैं। दूसरे हैं बहिर्मुखी। ऐसे व्यक्ति जो ज्यादा वाचाल होते हैं, दूसरों से ज्यादा मिलनसार होते हैं और ज्यादातर वह लोगों के बीच में घिरे होते हैं, बहिर्मुखी कहलाते हैं। उभयमुखी। उभयमुखी दोनों का मिला जुला रूप है। इसके अंतर्गत अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बालकों के गुण पाए जाते हैं, या अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं वो संयुक्त रूप से उभयमुखी व्यक्तित्व में पाए जाते हैं।
अब हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। यदि हम व्यक्तित्व के प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है आनुवंशिक या जैविक कारक, दूसरा है वातावरणीय कारक। आनुवंशिक या जैविक कारक वह कारक होते हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो गए होते हैं, वह आनुवंशिक रूप से व्यक्ति को मिलते हैं। जैसे उसका शारीरिक गठन, शारीरिक गठन अपने माता पिता से प्राप्त होता है और शारीरिक गठन के आधार पर उसका व्यक्तित्व काफी प्रभावित होता है। जो लोग लंबे होते हैं, जिनका रंग साफ होता है, सुंदर होते हैं, थोड़ा ज्यादा आकर्षक होते हैं और उनको लोग ज्यादातर कहते हैं कि इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है। दूसरा है बुद्धि। बुद्धि भी व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करती है। ज्यादातर जो सामान्य और श्रेष्ठ बुद्धि के व्यक्ति होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, वह अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली रखते हैं, जबकि मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि लोग समाज में अच्छा स्थान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आकर्षक रंग रूप, आकर्षक रंग रूप भी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जिनका रंग रूप आकर्षक होता है उन्हें किसी भी कार्य में पहले प्राथमिकता मिल जाती है। इसके बाद है शारीरिक स्वास्थ्य और दशाएं। शारीरिक स्वास्थ्य एवं दशाएं भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। जिनका शारीरिक स्वास्थ्य एवं दशाएं अच्छी होती हैं वह पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, तब किसी भी कार्य करने में निपुण हो जाते हैं, जबकि अस्वस्थ व्यक्ति किसी भी कार्य करने में असफल होते हैं। इसके बाद है लैंगिक भिन्नता। लैंगिक भिन्नता के आधार पर भी विभिन्न प्रकार का वर्ग विभेद भी कभी देखने को मिलता है। कभी कभी विभिन्न कार्यों के लिए किसी को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। जैसे विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न वर्गों का चयन कर लिया जाता है। इसके बाद है जन्म क्रम। जन्म क्रम भी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। प्रायः देखा जाता है कि घर के जो बड़े बालक या बालिकाएं होते हैं उनका प्रभाव अन्य की अपेक्षा अधिक होता है। इसके बाद है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। व्यक्ति के अंतर जो ग्रंथि ज्यादा मात्रा में रक्त से मिलती है वह उस प्रकार के व्यक्तित्व को सामने लाती है या निखारती है। इसके बाद है वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक, वातावरण आप मतलब समझते ही हैं कि वातावरण वह है जो हमें चारों तरफ से घेर रखा है या हमारे जो चारों तरफ मौजूद है वो वातावरण है। उसमें सबसे पहला है परिवार। परिवार का माहौल जैसा होता है, माता पिता की शिक्षा जैसी होती है, उसके बाद परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं जिस प्रकार की वह योग्यता रखते हैं, जिस प्रकार का उनके अंदर संबंध होता है, वह बालक के व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करता है। इसके बाद पड़ोस। यह मायने रखता है कि बालक व्यक्ति का पड़ोसी कौन है, क्योंकि पड़ोस का प्रभाव उस पर जरूर पड़ता है। यदि आपका पड़ोस पढ़े लिखे लोगों का है, अच्छे लोगों का है, तो आप पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जबकि यदि आपके पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं और विभिन्न प्रकार की कलाएं में से युक्त हैं, तो आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। इसके साथ है विद्यालय। विद्यालय व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यदि विद्यालय का वातावरण अच्छा है, विद्यालय अच्छा है, तो बालक पठन क्रिया आदि में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करते हैं। और यदि विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं है तो पढ़ने लिखने की प्रतिस्पर्धा अपने आप खत्म हो जाती है। इसके बाद परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति व्यक्ति को प्रभावित करती है। यदि परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो बालक का व्यक्तित्व अच्छा हो जाता है, किंतु सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अच्छी न होने पर उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसे सभी सुविधाएं और संसाधन नहीं प्राप्त हो पाते जो उसे मिलने चाहिए। इसके बाद समूह। बालक किस समूह से बिलोंग करता है ये बहुत मायने रखता है। यदि उसका समूह अच्छा है तो उसका व्यवहार अच्छा होगा, यदि समूह अच्छा नहीं है तो उसका उस पर प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद धर्म। धर्म ही व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करता है। धर्म की आड़ में हम बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने से रुक जाते हैं या उनको करने के लिए हमें सोचना पड़ता है, जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। उसके बाद संस्कृति, कि किसी भी किसी भी देश की संस्कृति व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, क्योंकि उसका पहनावा, उसका खान पान, उसका वेशभूषा या उसके जो है आचार विचार उसी संस्कृति से बिलोंग करते हैं, इसलिए संस्कृति व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। इसके बाद जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम भी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति को सूचनाएं मिलती हैं वह जनसंचार माध्यमों के माध्यम से मिलती हैं। यदि उसके पास पर्याप्त जनसंचार माध्यम है तो वह उनके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उसे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती हैं और वह अपडेट रहता है। यदि जनसंचार के माध्यम उसके पास नहीं है
तो उसे विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त नहीं हो पाती और वर्तमान के साथ वह मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे नहीं बढ़ पाता है, जिससे उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तित्व का मापन। धन्यवाद।